नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुंडली के 7th हाउस और 7th लॉर्ड के बारे में। अगर किसी भी इंसान का 7th हाउस डिस्टर्ब्ड है ना, वो इंसान भीड़ से चाहे घिरा हुआ हो, बात शादी की हो, बिजनेस पार्टनरशिप की हो, रिलेशनशिप की हो, चारों तरफ देखने में लोग मिलेंगे लेकिन अंदर एक खालीपन बना रहेगा। 7th हाउस सिर्फ शादी का घर नहीं है, ये वो घर है जहां से दुनिया आपको देखती है और आप दुनिया को देखते हो। आज के वीडियो में हम 7th हाउस के बारे में बात करेंगे, हम मैरिज की बात करेंगे, मैरिज के पैटर्न किस तरह से जीवन में चलते हैं उसकी बात करेंगे, किस तरह का इंसान पार्टनर सिलेक्ट कर सकता है इसकी बात करेंगे, इंसान की पब्लिक इमेज और उन हिडन डिजायर्स की भी इस घर के थ्रू बात करेंगे जो नॉर्मली इंसान खुद से छिपाता है। और यहां सबसे जरूरी बात है कि हर प्लैनेट, जब 7th हाउस में कोई ना कोई प्लैनेट आएगा ना, तो वो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा इस बात की भी चर्चा करेंगे। और 7th लॉर्ड जब अलग अलग घरों में जाके बैठेगा ना कुंडली के 12 घरों में, तो किस तरह का पैटर्न बनता है इस चीज की भी चर्चा करेंगे। इसीलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी इंटेंस होने वाली है, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुनी तो 7th हाउस के ऑल टुगेदर एक नई परिभाषा आपको जानने को मिलेगी और यही परिभाषा आपको अपने रिलेशंस को और समझने में भी सहायता करेगी। ज्यादातर लोग जो है ना, ये 7th हाउस को सिर्फ शादी का ही घर समझते हैं। अगर कोई पूछे कि 7th हाउस क्या है, तो जवाब आता है कि 7th हाउस स्पाउस है, मैरिज है, हस्बैंड है, वाइफ है, वगैरह वगैरह, बस इतना ही। लेकिन ये 7th हाउस की बहुत ही सिकुड़ी हुई, बहुत ही एक छोटी परिभाषा है, एकदम से इनकम्प्लीट। असल में 7th हाउस जो है ना, ये आप लगा के चलिए कि आपका 180 डिग्री उल्टा हाउस है। फर्स्ट हाउस से 180 डिग्री उल्टा होता है ना 7th हाउस। तो फर्स्ट हाउस कहता है मैं कौन हूं, और 7th हाउस कहता है कि दुनिया मुझे कैसे देखती है। ये दोनों मिलके आपकी पूरी स्टोरी बनाते हैं। 7th हाउस सिर्फ स्पाउस नहीं बताता, 7th हाउस बताता है कि आप अपने जीवन में कोई वायदा, कोई कमिटमेंट कैसे करते हैं। ये 7th हाउस से पता चलता है। क्या आप किसी भी एक इंसान के साथ टिक पाते हैं या बार बार आप डिससैटिस्फैक्शन का शिकार हो जाते हैं। दूसरे, आपके रिलेशनशिप पैटर्न क्या है। क्या आप हमेशा एक ही टाइप का पार्टनर अट्रैक्ट करते हैं, या वो पैटर्न जो है ना आपका पार्टनर को अट्रैक्ट करने का, ये आपके 7th हाउस से आता है। और तीसरे, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स और आपकी जितनी भी कोलैबोरेशंस होती है ना, या मतलब कोई भी डील जहां पे दो लोग बराबरी की टर्म्स पे आ रहे हैं, वो 7th हाउस है। क्लाइंट की डीलिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, निगोशिएशन, यहां पे 7th हाउस एक बहुत ही प्रोमिनेंट फैक्टर बन के सामने आता है। और चौथे, आपकी पब्लिक इमेज, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी सोशल रेपुटेशन, आपकी जो डिप्लोमेसी स्किल्स होती है ना, ये 7th हाउस का ही टोटल डोमेन है। और 5वें नंबर पे आपकी डिजायर्स, अट्रैक्शन, आपकी इंटीमेसी, ये वो मैग्नेटिक पुल जो किसी भी इंसान को आपकी तरफ खींचे, वो भी 7th हाउस से ही आता है। तो जो इंसान 7th हाउस को समझ लेता है ना, वो रिलेशनशिप में रिएक्ट करना बंद कर देता है और रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। रिएक्ट और रिस्पॉन्ड में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक और बात कि 7th हाउस केंद्र है, यानी एंगुलर हाउस है। ये बर्थ चार्ट की रीढ़ की हड्डी है, और जो भी प्लेनेट 7th हाउस से कनेक्टेड होता है ना, उसे बहुत ज्यादा पावर मिलती है। वो पावर चाहे अच्छे के लिए हो, वो पावर चाहे बुरे के लिए भी हो। और सबसे डीप बात, 7th हाउस मारक स्थान भी है, डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउस जिसको बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 7th हाउस की एक्टिविटी किसी को मार देगी, शादी करो तो कोई इंसान मर जाएगा, बल्कि ये बताता है कि 7th हाउस के जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो इंसान को अंदर से ट्रांसफॉर्म करते हैं। आपका एक पुराना मैं, ईगो, वो मरती है और नया मैं जो है वो पैदा होता है। हर गहरा रिश्ता आपको मारता भी है और बनाता भी है। यही 7th हाउस की असली ताकत है। स्ट्रॉन्ग 7th हाउस वाले लोगों में आप एक फैक्टर देखेंगे कि वो लोगों से ना डील बड़े अच्छे से करते हैं, उन्हें पार्टनरशिप में भी सक्सेस मिलती है, उनके मैरिज भी स्टेबल होती है। जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट मैरिज हो, वो मैरिज स्टेबल जरूर होती है। उनमें डिप्लोमेसी होती है, उनमें किसी भी चीज को निगोशिएट करने की स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं और बिजनेस में उनके जो क्लाइंट होते हैं ना, वो रिटेन होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग 7th हाउस होता है ना, उसका सबसे बड़ा गिफ्ट यह है कि इंसान दूसरे के नजरिए को समझता है, वो एम्पैथेटिक होता है, लेकिन कमजोर नहीं होता। सामने वाले के पेन को कैसे समझना है उस इंसान को बहुत अच्छे से आता है। लेकिन यही जब 7th हाउस पाप प्रभाव में होता है ना, एफ्लिक्टेड होता है, या इसमें मैलेफिक प्लैनेट बैठे हों, या 7th लॉर्ड वीक हो, इस पे कोई कठिन दृष्टि हो, तो ये सारे के सारे पैटर्न बदल जाते हैं। और ये पैटर्न बड़े स्पेसिफिक होते हैं, इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्या होता है कि शादी में डिले हो जाता है,
बार बार रिश्ते तय होते हैं, टूट जाते हैं, शादी हो जाती है लेकिन इमोशनल डिस्टेंस बना रहता है, एक ही छत के नीचे रहते हैं लेकिन दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं। और जो लोग अनमैरिड हैं, सेवंथ लॉर्ड उनका कमजोर होता है या सेवंथ हाउस कमजोर होता है ना, तो उनके शादी में सेल्फ डिनायल भी बहुत बार देखा गया है कि उनका खुद का ही चेकलिस्ट इतनी बड़ी होती है कि वो शादी करने के लिए मानते नहीं है। और कई बार क्या होता है कि ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट की कमी हो जाती है या अपने अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। और व्यापार में ये चीज़ बहुत ज़्यादा खराब करती है। व्यापार में क्या होता है कि कई बार धोखे मिलने शुरू हो जाते हैं। पार्टनर जो होते हैं वो पैसे का कोई ना कोई ऐसा घपला दिक्कत कर देते हैं कि जिसकी वजह से पार्टनरशिप टूट जाए और बिजनेस में नुकसान हो जाए। कोलैबोरेशंस में भी धोखा मिलता है। और ऐसा इंसान जो होता है ना, सेवंथ हाउस कमज़ोर होने वाला, ये लोगों को खुश करने की कोशिश में अपनी नेचुरल आइडेंटिटी खो देता है। और लीगल डिस्प्यूट्स, कोर्ट केसेस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, डाइवोर्स बैटल्स, ऐसी चीज़ें भी खराब सेवंथ हाउस जो है ना, ये जीवन में बहुत देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि पाप प्रभाव में होने का ये मतलब नहीं है कि चार्ट ही डिस्ट्रॉय हो गया। बर्थ चार्ट आपके लिए कोई सज़ा नहीं है। बर्थ चार्ट आपके लिए एक नक्शा है और नक्शा देके हम रास्ता बदल सकते हैं, अपनी कार्य प्रणाली को बदल सकते हैं। तो अगर आपने ऊपर की किसी बात में खुद को रिलेट किया ना, किसी नेगेटिव बात में, तो बिल्कुल मत घबराइए। ये वीडियो दरअसल है ही इसलिए कि ये चीज़ें आपको समझ आए और सही से डायरेक्शन मिले। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हर प्लैनेट के बारे में, कि प्लैनेट जब कोई भी सेवंथ हाउस में आता है तो ये बिहेव किस तरह से करता है। और आप यहाँ पे सिर्फ अपना प्लैनेट मत सुनिएगा, सबके सुनिएगा, क्योंकि मे बी आपके प्लैनेट, आपके पार्टनर का जो प्लैनेट है वो भी इस चर्चा में हो। अगर आप उनको भी समझ पाओगे ना, तो आप अपने पार्टनर को भी बहुत बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो सूर्य से शुरू करते हैं। सूर्य जब भी सेवंथ हाउस में होगा ना, सेवंथ हाउस में सूर्य जब भी बैठेगा तो रिलेशनशिप में ना एक पावर डायनामिक जरूर आता है। ये इंसान चाहता है कि पार्टनर रिस्पेक्ट करे, मुझे सुने, एडमायर करे, अटेंशन सीकर। उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो स्ट्रांग हो लेकिन उनसे ज्यादा स्ट्रांग ना हो। ये अक्सर ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं जो डोमिनेंट हो, जो अथॉरिटेटिव हो, या कोई ऐसा जो जिसकी फैमिली बड़ी रिस्पेक्टेड हो, नाम बहुत हो उनका, या ऐसा पार्टनर अट्रैक्ट करेंगे कि जो पार्टनर ना बड़ा फेमस हो। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कि इन लोगों की पब्लिक इमेज जो होती है ना, जब सूर्य सेवंथ हाउस में आता है, ये बड़ी स्ट्रांग होती है। और शादी के बाद ये भी देखा गया है कि ये सूर्य इनका सोशल स्टेटस बहुत बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ईगो क्लैश का रिस्क होता है। दोनों पार्टनर्स में आई एम राइट वाली जो लड़ाई होती है ना, वो चलती रहती है। और अगर यहाँ पे सूर्य जो है ये किसी और तरह से खराब है ना, तो पार्टनर का जो हेल्थ होती है ना, ये भी एक एरिया ऑफ कंसर्न बन जाती है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है, किसी का भी सूर्य सेवंथ हाउस में होगा ना, तो रिलेशनशिप में किंग बनने की कोशिश मत करिए, कभी कभी पार्टनर को भी लीड करने दीजिए। सूर्य से आप केवल और केवल चीज़ों को सुलझाना सीखिए और सरेंडर मोड लेके आइए, ये सूर्य बड़े अच्छे रिजल्ट देगा। अब अगर चंद्रमा की बात करें सेवंथ हाउस में, तो ये रिलेशनशिप जो होते हैं ना, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रिलेशन होते हैं। इन्हें पार्टनर से सिर्फ प्यार नहीं चाहिए, इनको इमोशनल सपोर्ट, पार्टनर से एक इमोशनल सिक्योरिटी चाहिए। ये लोग बड़े केयरिंग होते हैं और पार्टनर इनको कौन से अट्रैक्ट करते हैं, जो पूरी तरह से इमोशनली अवेलेबल हों। और या फिर क्या होता है कि ऐसा पार्टनर भी ये लोग अट्रैक्ट करते हैं जो बिल्कुल इमोशनली रूखा सूखा हो, ताकि ये उसको फिक्स कर सके। कहते हैं ना ऑपोजिट से अट्रैक्ट। और यहाँ पे क्या होता है कि पार्टनर की फीलिंग्स को ना बिना बोले समझ लेते हैं। पब्लिक डीलिंग्स में भी इनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है ना, ये बहुत ही अच्छे से काम आता है। और इनके जो मूड स्विंग्स है ना, ये पार्टनरशिप को बड़ा ही रिस्की बना देते हैं। और सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है कि ये पार्टनर की ये जो इमोशनल नीड्स होती है ना, उन पे इतना ज़्यादा ये लोग इन्वेस्ट कर देते हैं कि अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को खत्म कर देते हैं। तो इनको मेरी सलाह है कि अगर आपका सेवंथ हाउस में चंद्रमा होना, तो पहले अपनी इमोशनल नीड्स को पूरी करो। पार्टनर को फिक्स करना जो है, ये आपके लिए बड़ी बाद की प्रायोरिटी होने वाला है। अब हम बात करते हैं मंगल की, कि अगर आपके बर्थ चार्ट में जो मंगल हैं ये सेवंथ हाउस में हो तो वो क्या रिजल्ट देते हैं। नॉर्मली मंगल सेवंथ हाउस में हो तो लोग इनको मांगलिक कहते हैं और डर भी जाते हैं। पहली बात कि डरने की जरूरत नहीं है। मंगल एनर्जी है, फायर है, पैशन है। सेवंथ हाउस में मंगल होने का मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में मंगल की ऊर्जा होगी, इंटेंसिटी होगी। ये लोग शांत, बोरिंग, मशीनी सा रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनको पैशन चाहिए, इनको चिंगारी, इनको स्पार्क चाहिए। इनको पार्टनर भी एम्बिशियस, एनर्जेटिक, फिजिकल एक्टिव टाइप चाहिए होता है। और ये लोग जो है ना, ये पार्टनर के लिए लॉयल होते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में इनकी अग्रेशन ही हमेशा इनके काम आती है, किसी भी चीज़ को निगोशिएट करने में, किसी भी डील को क्लोज करने में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि छोटी छोटी बात पे ओवर एग्रेशन दिखाना कई बार इनकी गृहस्थी को बिगाड़ भी देता है।
और अगर ये मंगल किसी पाप प्रभाव में होता है ना, तो फिजिकल मैटर जो होते हैं ना रिलेशन के, वो इनकी लाइफ में कोई ना कोई फसाद झगड़ा लेके आते हैं। मंगल यहाँ पे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं देता, सिर्फ कंट्रोल, जो पार्टनरशिप को कंट्रोल करने की आदत डालता है। इसलिए एंगर मैनेजमेंट सही करो और पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सामने वाले को वैल्यू दो। ये मंगल यहाँ पे बड़े अच्छे रिजल्ट देता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगर 7th हाउस में बुध हो तो क्या होगा। बुध अगर 7th हाउस में आ जाए ना, तो ये रिलेशनशिप में ना, बुध कम्युनिकेशन का प्लेनेट है, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन को बहुत वैल्यू देते हैं। इन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ बात करें, जिसके साथ इंटेलेक्चुअल कनेक्शन हो, हंसी मजाक हो, कोई विचार वगैरह हो, ऐसे पार्टनर इनको अट्रैक्ट करते हैं। ये इनका जो पार्टनर होता है ना, अटेंशन सीकर होता है, यंगर लुकिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा विटी सा नेचर हो जाती है, मजाकिया नेचर हो जाती है, और इनकी अपनी भी निगोशिएशन स्किल्स जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। और अगर ये ऐसे लोग बिजनेस पार्टनरशिप में आ जाए ना, तो बड़ा ब्रिलियंटली ये लोग डील करते हैं। इवन इनको क्या होता है कि मैरिज काउंसलिंग टाइप जो काम भी होते हैं ना, या लोगों के झगड़े सुलझाना, ऐसे काम इनको सूट भी बड़े करते हैं। और कई बार क्या होता है कि एक ओवर थिंकिंग इनको बड़ी प्रॉब्लम में डाल देते हैं, रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा डाटा में ढाल देते हैं, इतना एनालाइज कर देते हैं कि मैरिज जो होती है ना, वो एक डाटा बैंक ही बन के रह जाती है कि हर चीज़ का हिसाब रखना। एक बार तुमने ऐसा कहा था, मैंने तब ऐसा रिएक्ट किया था, अब की बार तुम्हारी बारी आई है, तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों नहीं किया। ऐसी चीज़ें जो होती है ना, यानी कई बार ओवर एनालाइज करना या बहुत ही ज़्यादा लॉजिक बोलना, ये कई बार इनकी गृहस्थी को खराब कर देता है। तो बुध अगर 7th हाउस में हो ना, तो फील करो, ज़्यादा सोचो मत, और खुद को बस एक्सप्रेस करने से मत झिझको, लेकिन फिर भी एक फिल्टर बना के रखो कि कहाँ पे रुकना है और क्या बोलना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा। जो बृहस्पति यानी जुपिटर अगर 7th हाउस में हो ना, तो नॉर्मली ये शुभ भी माना जाता है, और लार्जली ये सही भी है, क्योंकि जुपिटर एक्सपेंशन का प्लेनेट है, विजडम का प्लेनेट है। 7th हाउस में ये पार्टनरशिप के द्वारा काम कारोबार में ग्रोथ भी लेके आता है। ये लोग जो है ना, अक्सर एजुकेटेड, वाइज, ये ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं जो एक सुलझे हुए माइंडसेट का पार्टनर हो। और लिटरली शादी के बाद इनकी किस्मत बढ़ती है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और इनको लॉयल और कमिटेड पार्टनर मिलता है। लेकिन 7th हाउस के जुपिटर के बारे में यहाँ पे मैं वैदिक नहीं, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी का एक फरमान जो बहुत ज़्यादा काम का होता है, ये होता है कि इन लोगों को बहुत धार्मिक आडंबरों में नहीं जाना चाहिए, और स्पेशली इनको अपने पुराने कपड़े किसी को मुफ्त में नहीं देने चाहिए। ये लोग जो है ना, ये पार्टनर को एक तरह से आप कह लीजिए कि इतना ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि इनके पार्टनर को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है कि मुझे अभी इनके लेवल पे आने के लिए बहुत ग्रो करना है। तो जुपिटर 7th हाउस में हो तो रिलेशनशिप में एक माधुर्य लेके आइए, क्योंकि 7th हाउस शुक्र का अथॉरिटी एरिया है। जुपिटर यहाँ पे क्या करता है कि पार्टनर को भी गुरु बनाने की कोशिश करता है, पार्टनर से बड़ा सीखने की कोशिश करता है। पार्टनरशिप को पार्टनरशिप ही रहने दो, उसको स्कूल मत बनाओ। अगर इतना भर कर लोगे ना, तो जुपिटर 7th हाउस में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है, यानी पार्टनर की पूजा मत करो। अब बात करते हैं शुक्र 7th हाउस में हो। अब यहाँ पे शुक्र अपने अथॉरिटी एरिया में है। ये प्यार मोहब्बत के लिए, ब्यूटी के लिए, हार्मनी के लिए बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग ना एक नेचुरल मैग्नेट होते हैं टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर। इन्हें गुड लुकिंग, सोफिस्टिकेटेड, आर्टिस्टिक टाइप पार्टनर मिलता है। मैरिज में भी ऑलमोस्ट इनके रोमांस बना रहता है, अगर बाकी चार्ट सपोर्ट करे। खाली शुक्र 7वें घर में होना अच्छी मैरिज की गारंटी कभी नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये डिप्लोमेटिक होते हैं, चार्मफुल होते हैं, बड़े ग्रेसफुल होते हैं, किसी भी सोशल सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। और बिजनेस में लग्जरी सेक्टर, बिजनेस में किसी भी तरह का ऐसा सेक्टर जिसमें ब्यूटी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी हो, उसमें कुछ बहुत अच्छा कर जाते हैं। क्लाइंट के साथ इनका जो रिलेशनशिप होता है ना, बड़ा ही स्मूथ होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कई बार ना सुपरफिशियल हो जाते हैं लोग, बाहरी सुंदरता पर ज़्यादा यकीन करते हैं और किसी भी चीज़ के अंदर का सब्सटेंस मिस कर जाते हैं। और यहीं पे अगर ये शुक्र पाप प्रभाव में होना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल पैटर्न्स या कह लीजिए मल्टीपल पार्टनर्स की तरफ अट्रैक्शन जो होती है ना, ये इंटीमेसी जो होती है, ये इनको अपनी मैरिड लाइफ में देखने को मिल जाती है। शुक्र 7th हाउस में होना, तो शुक्र कहता है कि प्यार में सुंदरता तो देखो, लेकिन खाली चेहरे तक सीमित मत रखो, कैरेक्टर की सुंदरता भी देखो। तो रिश्ते की डेप्थ बनाना इन लोगों के लिए एक चैलेंज होता है। तो इनको अपने रिश्ते में हमेशा खाली ऊपरी सुंदरता नहीं, पूरी तरह से कैरेक्टर की सुंदरता, पूरे बिहेवियर की सुंदरता, इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए।
शनि 7th हाउस में होना, तो 7th हाउस में शनि का होना, नॉर्मली शनि यहाँ पे 7th हाउस में ना उच्च जैसा फील करते हैं। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि शनि 7th हाउस में, शनि पाप ग्रह है, तो लोग डर जाते हैं कि शादी खराब हो जाएगी या बुरा लाइफ पार्टनर मिलेगा। ऐसा नहीं है, शनि डिले देते हैं, लेकिन शनि कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। शनि मेच्योरिटी मांगते हैं। शनि कहते हैं कि पहले खुद को समझो, जिम्मेदारियां उठाना सीखो, फिर रिलेशनशिप में आओ। कोई भी इंसान अगर जिम्मेदारियां नहीं उठाता इस रिलेशनशिप में, शनि उसकी शादी को खराब करेंगे। अक्सर देखने में आता है कि शनि 7th हाउस में होना तो मैच्योर, ओल्डर या सीरियस टाइप का लाइफ पार्टनर मिलता है। पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इमोशनली बड़ा रूखा सूखा सा भी हो सकता है। और ये लोग जब भी कमिट करते हैं ना, तो पूरी तरह से अपनी कमिटमेंट को निभाते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबल मैरिड लाइफ बनाते हैं। और बिजनेस पार्टनरशिप भी इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली इतनी बढ़िया बिजनेस पार्टनरशिप इन लोगों की बन जाती है। लेकिन इन लोगों के रिश्ते में दिक्कत कहां पे आती है कि ओवर कूल्ड होना, रिश्तों में बहुत ही रूखे होना। शनि रूखा ग्रह है ना, दरिद्र ग्रह बोला जाता है इसको। तो पार्टनर या खुद, ये लोग इमोशनली कई बार एक दूसरे को अवेलेबल नहीं होते, और जब तक कि ये 40+ की एज ना आ जाए, इनका रिलेशनशिप हमेशा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। यानी शादी के पहले कुछ साल जो है ना, ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समझने में ही निकल जाते हैं। शनि 7th हाउस में होते हैं ना, तो शनि कहते हैं कि भाई जल्दी मत करो, सही समय पे मिस्टर राइट आपकी लाइफ में आ जाएगा, लेकिन पहले खुद को किसी अच्छे इंसान के लिए क्वालिफाई तो कर लो, कैपेबल तो बना लो, पेशेंस रखो। शनि इज इक्वल टू पेशेंस। पेशेंस रख लोगे तो ये शनि ना केवल अच्छा लाइफ पार्टनर भी देते हैं, बल्कि मैरिड लाइफ को भी अच्छा करते हैं। अब हम बात करते हैं राहु 7वें भाव में। 7th हाउस में राहु ना, ये बड़ा एक इंटेंस प्लेसमेंट है। राहु ऑब्सेशन के प्लेनेट है, राहु भ्रम के, इल्यूजन के प्लेनेट है। 7th हाउस में रिलेशनशिप ना एक मैग्नेटिक पुल लेके आता है, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी बहुत ही कम होती है। ये लोग जो है ना, ये बड़े ही अनकन्वेंशनल पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हैं। कई बार पार्टनर दूसरे धर्म का हो सकता है, बिल्कुल दूसरी बैकग्राउंड का हो सकता है, दूसरे कल्चर का हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जो सोसाइटी की नज़र में बड़ा ही अजीब चॉइस हो। ये इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, इंटरफेथ मैरिज हो सकती है। तो राहु 7th हाउस में इस तरह की शादियों की संभावना जो है बहुत ज़्यादा देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु 7th हाउस में होता है ना, तो ये लोग ना पुराने बने बनाए ढर्रों पे नहीं चलते। ये लोग शादी में भी नयापन लेके आते हैं, बिजनेस में भी फॉरेन क्लाइंट, इंटरनेशनल पार्टनरशिप, ये बहुत काम आती हैं इनके। और ये लोग या कई बार खुद धोखा खा जाते हैं रिलेशनशिप में, या खुद किसी भ्रम में जीते हैं। पार्टनर को बहुत ज़्यादा आइडियल समझ लेना, या पार्टनर के रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देना, ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है। और ये ऑब्सेशन लेवल बहुत हाई तब होता है जब इस राहु की कोई अंतर्दशा या राहु खुद चलते चलते भी 7th हाउस से निकल रहे हों। तो राहु 7th हाउस में होना, तो भ्रम को तोड़ो, रियलिटी चेक करो। आपको किसी चीज़ में कंफ्यूजन है ना रिश्तों को लेके, तो किसी और इंसान से सलाह कर लो। केवल भावनाओं में बहना जो है ना, राहु 7th हाउस वालों को पूरी तरह से मना है। चलिए अब हम बात करते हैं केतु 7th हाउस में। शादी के घर में केतु होता है ना, तो ये कई बार पार्टनरशिप जो होती है ना, जो लाइफ पार्टनर होता है वो डिटैच सा रहता है, क्योंकि खुद जो केतु है ना, ये डिटैचमेंट के कारक है। और ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि किसी भी इंसान को रिलेशनशिप चाहिए भी होता है, लेकिन जब केतु आ जाए उसी रिलेशनशिप में होते हुए इंसान बड़ा कटा कटा सा महसूस करता है। ये लोग ना स्पिरिचुअली जो कोई लाइफ पार्टनर होता है ना, उसको अट्रैक्ट करते हैं, या ऐसा पार्टनर जो इमोशनली इनसे काफ़ी दूर हो। कई बार क्या होता है कि ये लोग काम कारोबार के सिलसिले में अगर एक दूसरे से दूर रह रहे हों, या डिस्टेंट रिलेशनशिप हो, वो तो चल जाता है। एक ही छत के नीचे रहते हुए ना, ये लोग क्या करते हैं कि दोनों स्पिरिचुअल हो फिर तो चल जाएगा, एक स्पिरिचुअल हो एक स्पिरिचुअल ना हो तो फिर काम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि इनका जो प्यार होता है ना एक दूसरे के प्रति, वो अनकंडीशनल होता है। और बिजनेस में केतु 7th हाउस में हो तो इनका इंट्यूशन बड़ा स्ट्रांग होता है, और पार्टनर यहाँ पे फील करता है कि ये फिजिकली देखने में यहाँ है, लेकिन कहीं और दिमाग चल रहा है इनका। और यहाँ पे केतु अगर बहुत स्ट्रांग हो ना, तो शादी के बाद कुछ सालों बाद एक ऐसा बिंदु आ जाता है कि जब ये रिलेशनशिप से पूरी तरह कई बार मुंह भी मोड़ लेते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ बोलने के लिए कुंडली में बाकी कुछ घरों का और कुछ प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। बस इसमें जो प्राइम फैक्टर होता है ना, वो केतु बनाता है। तो केतु 7th हाउस में होना, तो आपको चाहिए कि अपने पार्टनर की इमोशंस को समझिए, उसकी डिटैचमेंट को भी समझिए, और उसके ऊपर बड़ी पेशेंस से काम करिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं 7th लॉर्ड हर घर में।
क्या रिजल्ट देता है? सातवें भाव का मालिक सेवंथ लॉर्ड जब लग्न में होता है ना, तो क्या होता है कि पार्टनर आपकी जिंदगी का सेंटर बन जाता है। आपकी आइडेंटिटी पार्टनर से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। शादी के बाद पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा बदलाव आता है। लोग कहते हैं ना, शादी के बाद तू बदल गया, शादी के बाद ये सब बदल गया। बिजनेस में, पार्टनरशिप में आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बन जाती है। और सबसे जरूरी है कि आपको खुद की आइडेंटिटी को इंटैक्ट रखना है। पार्टनर से इतना इंप्रेस मत हो जाइए अगर आपका सेवंथ लॉर्ड लगन में है कि आप बिल्कुल अपने पार्टनर को हूबहू कॉपी करना शुरू कर दो, या बिल्कुल उसकी नजरों में ही आप सही बनने की कोशिश में अपनी नेचुरल आइडेंटिटी को खत्म कर दो। अब सेवंथ लॉर्ड जब सेकंड हाउस में होता है ना, तो शादी का जो कनेक्शन होता है ना, वो पैसे से, वेल्थ से, फैमिली वैल्यू से जुड़ा होगा। मैरिज से भी फाइनेंशियल सिचुएशन जो होती है ना मैरिज के बाद, वो चेंज हो जाती है, लेकिन बेटरमेंट के लिए होती है। और पार्टनर जो होते हैं ना, ये इसको पार्टनर और फैमिली के बीच में एक कनेक्शन, एक बैलेंस, एक ब्रिज बनना पड़ता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ कई बार सेवंथ लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है ना, रिलेशनशिप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बन जाता है। ये मत बनने दीजिए, क्योंकि प्यार मोहब्बत में या जो लाइफ पार्टनरशिप होती है ना, इसमें कोई हिसाब किताब नहीं होता। और जितना ये लोग हिसाब किताब लेके आते हैं ना, उतनी शादीशुदा जिंदगी फिर डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। अब सेवंथ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में होगा ना, तो क्या होता है कि लाइफ पार्टनर कई बार राइटिंग, मीडिया फील्ड से हो सकता है, या क्या होता है कि सिबलिंग के किसी सर्कल के थ्रू लाइफ पार्टनर भी मिला हुआ हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है, कुछ और भी प्लैनेट शामिल होते हैं कि अपनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही कहीं आसपास ही शादी होती है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इस शादीशुदा जिंदगी में कम्युनिकेशन एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक रहता है। और आपस में मियाँ बीवी अगर कम्युनिकेशन को मिस कर देना, तो आर्गूमेंट्स भी इसी योग की वजह से जीवन में आते हैं। सेवंथ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में होगा ना, तो इन लोगों को कम्युनिकेशन को अपनी लाइफ का प्राइम फ्यूल, प्राइम करेंसी बना के रखना है, तभी मैरिड लाइफ चलेगी। अब अगर सेवंथ लॉर्ड जो है ये कुंडली के फोर्थ हाउस में आ जाए, तो ये बड़ी डोमेस्टिक सी प्लेसमेंट होती है। शादी के बाद प्रॉपर्टी, व्हीकल आ सकते हैं, या कई बार होता है कि सास का, मदर इन लॉ का जो रोल होता है ना शादी में, ये बहुत सिग्निफिकेंट होता है। अच्छे या बुरी, ये दोनों तरह से पॉसिबल होता है। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, या वर्क फ्रॉम होम, या घर के थ्रू कोई काम करना, ऐसे काम इन लोगों के लिए बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। और यहाँ पे इन लोगों को भी अपने पार्टनर और मदर के बीच में बैलेंस बनाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एरिया होता है इस प्लेसमेंट में। अब सेवंथ लॉर्ड अगर पंचम भाव में आ जाए, अब पंचम भाव है लव एंड रोमांस का भाव, और सातवां भाव शादी का भाव। अब शादी की एनर्जी लव एंड रोमांस में जाके मिक्स हो गई, तो रोमांस से शादी करने का रास्ता खुल जाता है, अपनी पसंद की शादी होने का रास्ता खुल जाता है। इवन शादी के बाद बच्चों से भी जो कनेक्शन होता है ना, ये बड़ा डीप होता है। अब यहाँ पे इस चीज को अगर व्यापार में लाके देखें, तो व्यापार में क्या होता है कि ऐसा व्यापार जो क्रिएटिव फील्ड में हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, वहां पे बहुत अच्छा व्यापार चलेगा, और वहां पे पार्टनरशिप होगी, वो भी बहुत अच्छी चलेगी। अब यहाँ पे इन लोगों को सलाह होती है कि शादी के बाद भी रोमांस को जिंदा रखो, क्योंकि ये ऐसी प्लेसमेंट है कि जिसमें शादी के बाद नॉर्मली देखा जाता है कि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने की वजह से शादीशुदा जिंदगी में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप शादी के बाद भी अपनी रोमांटिक लाइफ को सही रखेंगे, तो फिर ये प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त होती है। चलिए अब हम बात करते हैं सेवंथ लॉर्ड छठे भाव में। छठा भाव है लड़ाई झगड़ों का, छठा भाव है कर्ज का, छठा भाव है शत्रुओं का। तो सेवंथ लॉर्ड अगर यहां पे आएगा ना, तो इस रंग में रंगा जाएगा। यानी शादी के बाद मियाँ बीवी के बीच में आर्गुमेंट्स, झगड़े, या लाइफ पार्टनर की हेल्थ का कोई कंसर्न, ये बहुत बार देखने को मिल जाता है। इवन लीगल इश्यूज जो हैं वो भी संभव हो जाते हैं। बाकी योग खराब हो तो डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, डिस्प्यूट्स, या पार्टनर जो होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी वजह से शादी के बाद किसी कलेश में फंसा रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर अच्छी दृष्टियाँ हो ना इस भाव पे, तो या जो सेवंथ लॉर्ड है ये एग्जॉल्टेड हो, तो ये शत्रु नाश भी देता है। शादी के बाद कोई कंपटीटर टिक नहीं पाता है, और जितने ऑब्स्टेकल्स होते हैं ना, वो भी ओवरकम होते हैं। तो अगर ऐसा योग है ना, तो शादी के बाद छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना सीखो, लेट गो बढ़ाओ। जितना जल्दी आप इन चीज़ों में लेट गो बढ़ाओगे ना, उतना ही आपकी मैरिड लाइफ के स्टेबल होने के चांसेस बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सातवां लॉर्ड सातवें ही हाउस में हो, यानी स्वग्रही हो।
ये बड़ी स्ट्रांग प्लेसमेंट है। पार्टनर जो होते हैं ये बड़े कैपेबल होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, अर्निंग कैपेसिटी अच्छी होती है, मैरिज जनरली स्टेबल होती है, पार्टनरशिप प्रोडक्टिव होती है, और पार्टनर जो होते हैं ना ये बड़ी अच्छी एक स्ट्रांग आइडेंटिटी के होते हैं। और यहाँ पे दोनों पार्टनर जो है ना ये इक्वल फुटिंग पे होते हैं, एक दूसरे की जैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है ना, ये बहुत बढ़िया होती है। और यहाँ पे एक सलाह ये योग वालों को ज़रूर देना चाहूँगा कि ये दो जो स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स होते हैं ना उनका रिश्ता तब काम करता है जब ये लोग अपनी ईगो साइड पे रखें। तो इस योग में सिर्फ ईगो को साइड पे रखिए, ये योग शादी के लिए अपने आप में बहुत ही एक बेहतर योग कहलाता है। अब अगर 7th लॉर्ड जो है ये 8th हाउस में हो, अब 8वां भाव जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। अब ये है आपका सीक्रेट्स का भाव है, आपके ससुराल वालों का भाव है, आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी का भाव है, इंटीमेसी का भाव है। 7th लॉर्ड यहाँ पे हो तो मैरिड लाइफ पूरी तरह से आपको बदल देगी। पार्टनरशिप के थ्रू बड़ा फाइनेंशियल चेंज आ सकता है, इनहेरिटेंस या जॉइंट एसेट्स ये बहुत बढ़िया से बन जाते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में कुछ सीक्रेटसी का मैटर भी आता है। पार्टनर कुछ चीज़ों को सीक्रेट रख सकता है, छिपा सकता है, या कई बार आप कुछ खुद छिपाते हैं, और इन लॉज का ससुराल वालों का कई बार इंटरफेरेंस भी पॉसिबल होता है। लेकिन इंटीमेसी जो फिजिकल लेवल की होती है ना वो बड़ी इंटेंस होती है इस योग में। तो यहाँ पे सलाह ये है कि इस यहाँ पे अपने सीक्रेट्स बहुत ज़्यादा मत रखिए। लाइफ में जितनी आप ट्रांसपेरेंसी रखेंगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि जो सीक्रेट्स होते हैं ना ये रिलेशनशिप को एक घुन की तरह चाट जाते हैं, दीमक की तरह खराब कर देते हैं। अब अगर 7th लॉर्ड 9th हाउस में होगा तो ये बड़ी पवित्र बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट होती है, क्योंकि 9th लॉर्ड जो है ये आपकी किस्मत का है, हायर लर्निंग का है, फॉरेन लैंड्स का है, धर्म का है, आपके भाग्य का है। तो पार्टनर स्पिरिचुअल हो सकता है, वेल एजुकेटेड हो सकता है, फॉरेन कनेक्शन से मिल सकता है, या शादी के बाद आपकी किस्मत में बड़ा सिग्निफिकेंट एक बहुत अपलिफ्टमेंट आ सकती है, बदलाव हो सकता है। हम जिसको कहते हैं ना कि भाग्योदय कब होगा, तो ऐसे लोगों का भाग्योदय शादी के बाद होता है। पार्टनरशिप बिजनेस की बात करें तो इंटरनेशनल पार्टनरशिप हो सकती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है, हायर एजुकेशन सेक्टर में ये बहुत फ्रूटफुल हो सकता है। तो यहाँ पे सलाह ये होती है कि आपका जो पार्टनर है ना उसकी बिलीव्स की केयर करो। ये मत करो कि ये इस चीज़ को कैसे मान रहे हो, ऐसा क्यों सोच रहे हो। उनका जितना रिस्पेक्ट करोगे ये योग उतना ही आपके लिए भाग्योदय लेके आएगा। अब अगर 7th लॉर्ड इन 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस होता है करियर का, और शादी और करियर जो है ना इस केस में इंटरलिंक्ड हो जाती है। पार्टनर जो हैं ये काम कारोबार में मदद कर सकते हैं, या करियर को शादी के बाद बूस्ट दे सकते हैं। बड़ा मतलब एक कह लीजिए कि ये कपल एनर्जी जो है ना ये काम कारोबार के सिलसिले में बड़ी पावरफुल एनर्जी बन जाती है। लेकिन यहाँ पर रिस्क ये होता है कि रिलेशनशिप बड़ा प्रोफेशनल सा बन जाता है, ट्रांजैक्शनल सा, रोमांस कम और काम ज़्यादा। पार्टनर से इमोशनल इंटीमेसी बनाए रखना आपका एक एफर्ट मांगेगा, अपने आप तो सिर्फ ट्रांजैक्शन से ही बन के रह जाएगी। तो आपको यहाँ पे वर्क लाइफ का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। प्यार मोहब्बत अपनी जगह पे, काम अपनी जगह पे, आपको बीच में एक लाइन खींचनी है। जितना जल्दी आप ये चीज़ को डिसाइड कर लोगे इस योग में, शादी भी बढ़िया रहेगी और शादी के बाद करियर भी उतना ही ज़्यादा चमकेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 7th लॉर्ड 11th हाउस में हो तो पार्टनर जो है ना ये सोशल सर्कल से मिलता है, फ्रेंड सर्कल से या नेटवर्किंग इवेंट से मिलता है। पहले दोस्ती फिर प्यार, ये जो क्लासिक पैटर्न है ना ये इस प्लेसमेंट के थ्रू आता है। और मैरिज के बाद सोशल नेटवर्क बहुत बढ़िया गेन होता है, फाइनेंशियल गेन बढ़ते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप जो है ये बड़ी स्ट्रांग बनती हैं। अब यहाँ पे ये योग होना तो अपने सोशल सर्कल को बड़ा स्ट्रांग रखिए, लोगों के साथ दिखिए, लोगों को मिलिए, क्योंकि सारी की सारी आपकी 7th हाउस की जो खुशहाली है ना इसी तरह से इसी सर्कल से आनी है। अब अगर 7th लॉर्ड जो है ये 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस लॉसेस का भी है, लेकिन फॉरेन लैंड्स का भी है, आपके बेड प्लेजर्स का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, आइसोलेशन का भी है। 7th लॉर्ड यहाँ पे हो तो पार्टनर जो है ये फॉरेन लैंड से हो सकता है, या मैरिज के बाद फॉरेन सेटलमेंट जो है ये भी संभव हो जाती है। इंटीमेसी बड़ी रिच होती है और बेडरूम लाइफ जो है ना ये जनरली बड़ी सेटिस्फाइंग होती है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस भी इस केस में बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है। पार्टनर फिजिकली प्रेजेंट होता है लेकिन इमोशनली वो कहीं और होता है, और कभी कभी ये प्लेसमेंट जो है ना ये सेपरेशन को भी इंडिकेट करती है, क्योंकि फिजिकल, इमोशनल या ज्योग्राफिकल ये सेपरेशन किसी भी तरह की हो सकती है। ये जो प्लेसमेंट है ना ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक सिंबल होती है। रिलेशनशिप में आप किसी भी चीज़ में चीज़ों को छोड़ देना, लेट गो बढ़ाना और एक फ्लो में रहना, इस चीज़ को अगर मैनेज कर पाते हो ना तो फिर ये जो योग है ये आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त रहता है।
तो दोस्तों 7th हाउस जो होता है ना, ये केवल शादी नहीं है, ये आपकी दुनिया से डील करने की शक्ति है। ये आपका वो हिस्सा है जो दूसरों में खुद को खोजता है और खुद में दूसरों को खोजता है। रिलेशनशिप कभी भी इजी नहीं होते किसी के लिए भी, लेकिन एक बात है जो हर चार्ट से ऊपर है, हर प्लेनेट से ऊपर है, हर दशा से ऊपर है, और वो है आपकी अपनी विल पावर, आपका अपना कॉन्शियस एफर्ट। कम्युनिकेशन बढ़ाइए, बाउंड्रीज बनाइए, अपनी भी बनाइए और पार्टनर की भी रिस्पेक्ट करिए। किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लीजिए, जिम्मेदारी लीजिए। अगर गलती हुई है तो उसको मान लीजिए, और अपनी जो उम्मीदें हैं ना, एक्सपेक्टेशंस हैं, इनको नेचुरल सा रखिए, रियलिस्टिक रखिए। और कोई भी परफेक्ट नहीं है, आप भी नहीं है और आपका पार्टनर भी नहीं है। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं और एक मैसेज के साथ कि इस वीडियो को शेयर करिए उस इंसान के साथ जिसको असल में आपको लगता है इसकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी डीप वीडियोस यहां से आपको रेगुलरली मिलती ही रहेंगी। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। नमस्कार।